नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं चाणक्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की वीडियो के अंदर हम जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में सामान्य विज्ञान के आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इन सभी प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करेंगे और जो प्रश्न पेपर में आए हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। किसी को भी किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सभी को बताएं कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे सभी के सभी प्रश्न चाणक्य क्लासेज के नोट्स में से आए हुए हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं इन प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला जो प्रश्न है अपने सामने स्क्रीन पर, तो सबसे पहला प्रश्न था, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है। तो इसका सही उत्तर है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब अपने बात कर रहे हैं कि इसरो क्या है। इसरो क्या है? तो इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। अब बात आती है कि इसरो का मुख्यालय कहां पे है। तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहां पे है? बेंगलुरु के अंदर है। अब देखो इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। किसके प्रयासों से हुई थी? तो विक्रम साराभाई के प्रयासों से इसरो की स्थापना की गई थी। तो इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। और इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? एस सोमनाथ है। तो इस प्रश्न का अपना करेक्ट आंसर होगा एस सोमनाथ। फिर देखियो नेक्स्ट प्रश्न है आगे कि मलेरिया का परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? प्रश्न में क्या पूछा गया था कि मलेरिया का जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, किससे होती है मलेरिया? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होती है, जो प्रोटोजोआ संघ में आता है। किसमें आता है? प्रोटोजोआ संघ में मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम। ये किसको करता है प्रभावित? लाल रक्त कोशिकाओं को, यानी आरबीसी को प्रभावित करेगा। किसको करेगा? आरबीसी को प्रभावित करेगा। और आरबीसी को प्रभावित करके अपने शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखो मलेरिया का जो परजीवी है ये अपने शरीर के दो अंगों को प्रभावित करेगा। एक तो प्रभावित करता है अपने यकृत यानी लीवर को। किसको करेगा? यकृत यानी लीवर को। और दूसरा किसको प्रभावित करेगा? दूसरा करता है प्लीहा यानी स्प्लीन को। तो दो अंगों को प्रभावित करेगा, यकृत और प्लीहा को। तो इसमें अपना सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें अपना सही आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर। तो मलेरिया का परजीवी किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करता है। तो अपने बात करें लीवर की, यकृत की, तो लीवर के बारे में आपको कुछ कई बातें याद रखने वाली है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि लीवर यानी यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत या लीवर। यह प्रश्न रीट लेवल फर्स्ट में और रीट लेवल सेकंड में कई बार पूछा जा चुका है। बहुत सी भर्ती परीक्षाओं में यह प्रश्न आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत या लीवर है। इसके अलावा यकृत या लीवर मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग। मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यकृत या लीवर। यकृत को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रसायनों का कारखाना। रसायनों का कारखाना या क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। तो मानव शरीर के रसायनों का कारखाना या फैक्ट्री किसे कहते हैं? यकृत को कहते हैं, लीवर को कहते हैं। और मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका अपना करेक्ट उत्तर हो जाएगा यकृत यानी लीवर। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक पदार्थ का केंचुओं की सहायता से खाद में बदलना क्या कहलाता है? यानी जैविक पदार्थ का केंचुओं की सहायता से खाद में बदलना क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सही आंसर है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कृमि कंपोस्टिंग। क्या हो जाएगा? कृमि कंपोस्टिंग। अब देखो कंपोस्टिंग का अर्थ क्या होता है? कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग का मतलब होता है कि जैविक प्रक्रिया के द्वारा
जैविक प्रक्रिया के द्वारा जो पदार्थ हैं उनका अपघटन करके खाद बनाना क्या कहलाता है? कंपोस्टिंग कहलाता है। कि जैविक पदार्थों का विगलित करके उनसे खाद का बनना क्या कहलाएगा? कंपोस्टिंग। और कृमि, तो केंचुआ क्या है? कृमि है। तो कृमि के द्वारा जो कंपोस्टिंग होती है वो क्या कहलाती है? कृमि कंपोस्टिंग यानी जैविक खाद। तो जैविक पदार्थ का केंचुओं की सहायता से खाद में बदलना क्या कहलाता है? कृमि कंपोस्टिंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृमि कंपोस्टिंग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। अब सूची 1 में तो प्रक्रम दिए हैं, प्रोसेस दी हुई है, और सूची 2 में उससे संबंधित पद दिया हुआ है। तो हमें सही मिलान करना है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, अमोनीकरण क्या होता है, विनाइट्रीकरण क्या होता है, नाइट्रीकरण क्या होता है। दोस्तों ये प्रश्न नाइट्रोजन चक्र में से लिया गया है। नाइट्रोजन चक्र जो प्रकृति में चलता है उससे यह प्रश्न उठाया गया था। तो सबसे पहले देखो इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण अपने किसे कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो मतलब होता है वो होता है कि नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना। यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को पेड़ पौधे सीधा ग्रहण नहीं कर पाते। तो पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो वो नाइट्रोजन के यौगिक यानी नाइट्रेट व नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन का उसके यौगिकों में बदलना क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इस पहले का सही जो मिलान होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 नंबर। यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन। दूसरा है अमोनीकरण। कि अमोनीकरण क्या होता है? अमोनीकरण किसे कहते हैं? तो अमोनीकरण का मतलब है अमीनो अम्लों से अमोनिया का निर्माण, यानी अमोनिया का बनना क्या कहलाता है? अमोनीकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1 नंबर होगा कि अमीनो अम्लों से अमोनिया का निर्माण। फिर इसके बाद सी ऑप्शन है, सी नंबर है विनाइट्रीकरण। की विनाइट्रीकरण क्या होता है? तो विनाइट्रीकरण का मतलब होता है कि जो नाइट्रेट है उसका मुक्त नाइट्रोजन में बदलना, यानी नाइट्रोजन के यौगिकों का वापिस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलना क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण। तो विनाइट्रीकरण सी का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा कि नाइट्रेट का नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। और इसके बाद नेक्स्ट है डी ऑप्शन अपना। डी ऑप्शन है नाइट्रीकरण। कि नाइट्रीकरण क्या कहलाता है? तो नाइट्रीकरण का मतलब होता है कि अमोनिया का नाइट्राइट और बाद में नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाएगा? नाइट्रीकरण कहलाएगा। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? तो ए का 3 नंबर। तो इन 3 ऑप्शन में ए का 3 नंबर आ रहा है। फिर 2 का अपने बी का 1 नंबर है, तो बी का 1 नंबर इन 2 ऑप्शन के अंदर है। फिर देखो इसके बाद में सी का इसके अंदर 4 नंबर है, तो सी का 4 नंबर इस ऑप्शन में है। तो अपना सही उत्तर ये हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना इसके अंदर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा कई कारणों से प्रदूषित होती है, इनमें से कौन से प्रत्यक्ष रूप से वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? यानी ये वायु प्रदूषण से लिया गया प्रश्न था कि हवा कई कारणों से प्रदूषित होती है, इनमें से कौन से प्रत्यक्ष रूप से वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। कि कौन सा वायु प्रदूषण का कारण नहीं है अपने को वो बताना है। तो देखो दोस्तों, वायु प्रदूषण होता क्या है कि वायु में अवांछित पदार्थों का मिलना या वायु के संगठन में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। तो सबसे पहला जो अपना ऑप्शन है धूल भरी आंधियां, तो धूल भरी आंधी वायु प्रदूषण का कारण होती है। तो ये अपना करेक्ट है कि धूल भरी आंधियां वायु प्रदूषण का कारण बिल्कुल है। दूसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी से निकलता धुआं। अब ज्वालामुखी से धुआं निकलता है, ये वायुमंडल में वायु को प्रदूषित करता है, उसके संगठन में परिवर्तन करता है। तो ये ऑप्शन भी अपना सही है। तीसरा ऑप्शन है घरेलू मल जल। तो घरेलू मल जल वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, ये कारण है जल प्रदूषण का। यानी घरेलू मल जल जब नदियों के जल में मिलता है तो क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। तो ये जल प्रदूषण का कारण है घरेलू मल जल। 4 नंबर है कृषि अपशिष्ट। अब कृषि अपशिष्ट ये किसका कारण है? ये भूमि प्रदूषण का कारण भी है और जल प्रदूषण का कारण भी है। भूमि प्रदूषण का मतलब है कि अगर हम कृषि अपशिष्ट जैसे कि कीटनाशकों का इस्तेमाल करेंगे
या खाद से बचे हुए कई पदार्थों का, जैसे प्लास्टिक वगैरह का जो अपने इस्तेमाल करते हैं, ये भूमि पर पड़े रहते हैं और भूमि को क्या कर देते हैं, बंजर कर देते हैं। इसके अलावा ये वर्षा के जल के साथ जल में बहकर नदियों के जल में मिलकर उसको भी क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। तो ये भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों का कारण है कृषि अपशिष्ट, तो ये भी वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है लकड़ी और कोयले का जलना। तो लकड़ी और कोयले के जलने से कार्बन का दहन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें बनती है जो वायु प्रदूषण का कारण है। तो इसमें 3 वायु प्रदूषण का कारण है, ये 2 वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। तो पेपर में अपने से, प्रश्न में अपने से ये पूछा गया था कि वायु प्रदूषण का कारण कौन सा नहीं है, तो 3 और 4 ऑप्शन इसका सही होगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि ये वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह है सर्वग्राही है, सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर, कि ऐसा रक्त समूह कौन सा है जो सबसे ब्लड ले सकता है, सर्वग्राही कौन सा है। तो सर्वग्राही इसमें कौन सा है, तो इसमें है ए बी पॉजिटिव। कौन सा है, ए बी पॉजिटिव, अपना ए ऑप्शन सही होगा। देखो ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले थे कॉर्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने 1902 में रक्त समूह की खोज की थी। उसके बाद लैंडस्टीनर और विनर ने मिलकर रक्त समूह में यह पता लगाया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं। तो जिस व्यक्ति के ब्लड में RH कारक पाया जाता है उसका ब्लड पॉजिटिव, जिस व्यक्ति के ब्लड में RH कारक नहीं पाया जाता उसका ब्लड नेगेटिव होता है। तो AB पॉजिटिव यानी पॉजिटिव वाला अपना रक्त किसी नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। तो अपने कहते हैं कि ओ नेगेटिव जो होता है वो होता है सार्वत्रिक ग्राही, वो सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन ए बी पॉजिटिव है ये सबसे ब्लड ले सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट प्रश्न है, एक बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, बहने वाली विद्युत धारा का मान 0.30 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी से यह प्रश्न लिया गया था। अब देखो दोस्तों, न्यूमेरिकल अगर कोई भी आता है तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल में अपने को किसकी वैल्यू दे रखी है और कौन सी वैल्यू अपने से पूछी गई है। तो इसमें अपने जैसे मान ले कि अपने देखते हैं कि क्या दिया है, तो क्या दिया है इसमें दिया है, तो क्या दिया है अपने को इस प्रश्न के अंदर, अपने को दी हुई है, अपने को विभवांतर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विभवांतर का मान दिया हुआ है। विभवांतर V कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है। और इसमें क्या दे रखी है, और इसमें विद्युत धारा का मान दे रखा है 0.30 एम्पियर, यानी धारा दे रखी है इसने धारा I का मान दे रखा है 0.30 एम्पियर। और पूछा क्या है अपने से, पूछा है अपने से शक्ति यानी पावर पूछी है। तो क्या पूछा है अपने से, शक्ति के बारे में पूछा है, शक्ति P की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है इस प्रश्न में। तो दोस्तों देखो, इसका जो शक्ति ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो कौन सा होगा, P बराबर V गुणा I, यानी शक्ति विभवांतर और विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होती है। शक्ति जो होती है वो विभवांतर और विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होती है। तो कुछ भी नहीं करना, अपने को इस प्रश्न में वैल्यू रखनी है सिर्फ। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट इंटू 0.30 एम्पियर, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा अपने पास 66। अब देखो क्या ज्ञात करना है, शक्ति ज्ञात करनी है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति की यूनिट यानी इकाई क्या होती है, शक्ति की इकाई होती है वाट, या अपने ऐसे कह सकते हैं विभवांतर गुणा एम्पियर किसके बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 66 वाट। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, अपना आंसर हो जाएगा इसके अंदर सी ऑप्शन अपना सही है, 66 वाट। न्यूमेरिकल का कोई भी प्रश्न आए तो सबसे पहले उसके अंदर क्या वैल्यू अपने को दे रखी है, कौन सी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, उसको अलग अलग लिख के कौन सा सूत्र, कौन सा फॉर्मूला इस पे अप्लाई करना है, तब इसका उत्तर सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने स्क्रीन पर, खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं क्योंकि, कि खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं खतरे के निशान, तो ये अपने से पूछा गया था। तो देखो इसमें सबसे पहला तो ऑप्शन है वो है लाल प्रकाश धुंध या धुएं से सबसे अधिक
परावर्तन होता है, तो ये सही नहीं है, इसका परावर्तन नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, लाल प्रकाश धुंध या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन होता है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, कि लाल प्रकाश का वायुमंडल में सबसे कम प्रकीर्णन होता है। तो सबसे कम प्रकीर्णन क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ का मान सर्वाधिक होता है, और जिस रंग की तरंग दैर्ध्य का मान सर्वाधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। इसी कारण खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग हमें दूर से साफ दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। तो नेक्स्ट पर्सन जो अपनी स्क्रीन पर है वो है एक्स, एक नरम तत्व है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, उसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता और वह जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। एक्स को पहचानिए। अपने को एक तत्व दे रखा है एक्स, उसकी विशेषताएं दे रखी है कि ये बिल्कुल नरम तत्व होता है, इसको चाकू से काट सकते हैं, और ये अत्यधिक क्रियाशील होता है, जल के साथ क्रिया करके ये आग पकड़ लेता है या बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। तो वो तत्व कौन सा है? तो तत्व है सोडियम। कौन सा तत्व होता है? सोडियम। सोडियम एक क्रियाशील तत्व है, ये जल के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसलिए सोडियम को जल में नहीं रखा जाता, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, इसे वायु में खुला नहीं छोड़ सकते। और ये एक मुलायम तत्व है, क्योंकि सोडियम क्या एक धातु है, धातुएं होती है कठोर, धातुएं क्या होती है? कठोर होती है, लेकिन सोडियम ऐसी धातु है जो मुलायम भी है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सोडियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। तो नेक्स्ट पर्सन अपने स्क्रीन पर है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो, गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछा गया है अपने से, ये प्रश्न भी विद्युत धारा वाले चैप्टर से उठाया गया है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? अभी परिपथ में विभव को मापता है, तो नहीं मापता। विभव को कौन मापता है? वोल्ट मीटर मापता है, विभव को मापने वाला वोल्ट मीटर होता है। परिपथ में विद्युत धारा को मापता है, तो विद्युत धारा को मापता है, तो विद्युत धारा को कौन मापता है? ये भी सही नहीं है, विद्युत धारा को मापता है एमीटर। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? एमीटर होता है, एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। सी ऑप्शन है, परिपथ में धारा के प्रवाह और दिशा का अभिज्ञान देता है, तो ये अपना करेक्ट आंसर है इसका, कि गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के प्रवाह और उसकी दिशा को मापने वाला होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन है, सूची 1 के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो देखो इसमें सूची 1 में हमें कुछ रोग दे रखे हैं और सूची बी में कुछ पोषक तत्वों की कमी बताई हुई है। तो हमें यह बताना है कि कौन सा रोग किसकी कमी से होता है। तो सबसे पहला जो ए ऑप्शन है अपने पास वो है पेलेग्रा। तो सबसे पहले आपको बता दें पेलेग्रा रोग होता क्या है। तो पेलेग्रा एक रोगों का समूह है, इसे 3D सिंड्रोम कहते हैं। 3D सिंड्रोम का मतलब 3D से होने वाले रोगों का समूह है, जैसे डिमेंशिया, इसे भूलने की बीमारी भी कहते हैं, जैसे डायरिया, इसमें दस्त होते हैं, जैसे डर्मेडाइटिस, त्वचा का फटना। तो 3 रोग इकट्ठे होते हैं, भूलने की बीमारी, त्वचा का फटना और दस्त। तो ये इन रोगों का समूह क्या कहलाता है? पेलेग्रा। तो बात आती है पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो पेलेग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी से। तो यहाँ पे B3 तो दे नहीं रखा, तो क्या दे रखा है? विटामिन बी। तो इसका करेक्ट क्या उत्तर हो जाएगा? विटामिन बी। सेकंड के साथ इसका सही मिलान हो रहा है। दूसरा रोग दे रखा है मरासमस। मरासमस रोग जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। 1 साल की उम्र तक के बच्चों में ये रोग पाया जाता है और इसे अभावजन्य रोग भी कहते हैं। तो मरासमस रोग जो होता है उसमें किसकी कमी होती है? प्रोटीन की कमी होती है। तो 3 नंबर इसका सही है। इसके बाद सी ऑप्शन दे रखा है गोइटर। अब गोइटर को हम क्या कहते हैं? इसे गलगंड भी कहते हैं, इसे घेंगा भी कहते हैं। होता क्या है इस रोग में? इस रोग में थायराइड ग्रंथि सूजकर आकार में बड़ी हो जाती है, इससे गला लटक जाता है, गला सूज जाता है। तो गोइटर रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। अगर आयोडीन ऑप्शन में नहीं दे रखा तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से भी कौन सा रोग होता है? गलगंट यानी गोइटर। क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसको सही रूप से काम करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। तो आयोडीन की कमी से ये रोग होता है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही है।
और फिर डी ऑप्शन दे रखा है अपने पास जीरोपथैल्मिया। अब जीरोपथैल्मिया ये रोग किसकी कमी से होता है? ये विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से 3 रोग होते हैं, रतौंधी, जीरोपथैल्मिया और त्वचा का खुरदरापन। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो पहले में पेलेग्रा में कौन सा होगा? 2 नंबर। तो इसमें 2 नंबर 3 ऑप्शन में आ रहा है। बी ऑप्शन में दे रखा है मरासमस, तो इसका 3 नंबर है, तो 3 नंबर भी 2 ऑप्शन में आ रहा है। और फिर गोइटर सी दे रखा है, ये 4 नंबर में है, तो 4 नंबर में कौन सा मिलान हो रहा है? डी ऑप्शन मिलान हो रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि पेलेग्रा विटामिन बी की कमी से होता है, मेरास्मस प्रोटीन की कमी से होता है, और गोइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, जीरोपथैल्मिया जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट जो वीडियो है अपना, उसके अंदर अपने बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।